लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भरत शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएस एस्पिरेंट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी, जिसका जो सेकंड चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौर, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक दल के प्रभुत्व का दौर जो हमारा चैप्टर है वो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में, कि जो अपना आज़ाद भारत है उसके सामने 3 प्रकार की चुनौतियाँ उभर कर सामने आती है। और जो पहली चुनौती थी एकता और अखंडता कायम करना, जिसके ऊपर हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था और उसको हम लोग ने डिटेल से पढ़ा था। अब जो हमारा सेकंड चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौर, वो हमारी जो सेकंड चैलेंज है यानी लोकतंत्र कायम करने की भारत के समक्ष जो दूसरी चुनौती थी उसके ऊपर पूरा डिपेंड है। इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे कि किस प्रकार भारत के अंदर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए भारत ने अपने अंदर पहली बार आम आम चुनाव करवाई। और आम चुनाव भारत के अंदर किस प्रकार खास थे, क्योंकि जो भारत था उसके अंदर पहली बार आम चुनाव होने थे, इसके लिए काफी सारे प्रयत्न किए गए, काफी सारे चेंजेस किए गए। उन सबके ऊपर हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और किस प्रकार जो पहला आम चुनाव है, दूसरा आम चुनाव है और तीसरा आम चुनाव, तीनों आम चुनाव में एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहता है और इसी के ऊपर पूरा जो चैप्टर है वो पूरा डिपेंड रहने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर की ओर और डिस्कस करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो रहने वाला है एक दल के प्रभुत्व का दौर, जिसमें हम लोग जो कांग्रेस पार्टी है उस कांग्रेस के प्रभुत्व के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार 3 आम चुनाव में कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो फर्स्ट चैप्टर भी आप जरूर जाके देखें। तो अपना जो भी 2025-26 के अंदर जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये चैप्टर सारे के सारे। तो नोट्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकते हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। लिंक वगैरह है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जो हमारी सेकंड चैलेंज है वो थी लोकतंत्र स्थापित करना या फिर लोकतंत्र कायम करना। अब लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, जनता का शासन है। और भारत ने लोकतंत्र तो अपनाया और लोकतंत्र भी अपनाया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भारत ने अपनाया था। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जनता क्या करेगी, वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी और प्रतिनिधि होंगे वो जनता की तरफ से देश की शासन व्यवस्था को चलाएंगे। तो लोकतंत्र को कायम करने के लिए सबसे जो जरूरी शर्त होती है वो होती है चुनाव करवाना। तो आजादी के बाद भारत के सामने ये दूसरी चुनौती आती है, भारत के अंदर लोकतंत्र कायम करना अर्थात चुनाव करवाना। तो भारत को चुनाव करवाने थे और इसके अंदर भारत को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। और हम देखते हैं कि भाई किस प्रकार भारत ने इस चैलेंज से अपने आप को बाहर निकाला और इसका सामना किया। तो स्वतंत्र भारत के नेताओं के समक्ष लोकतंत्र स्थापित करना और उसके लिए एक उचित पृष्ठभूमि तैयार करने की चुनौती थी। यानी लोकतंत्र को स्थापित करो और लोकतंत्र को स्थापित करने के बाद भारत के अंदर लोकतंत्र की एक उचित पृष्ठभूमि, एक उचित जो बेस होता है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, उसको तैयार करने की चुनौती थी। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की गहरी जो प्रतिबद्धता थी वो लोकतंत्र से थी। यानी आज़ादी की लड़ाई में जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे उन्होंने जिन लोगों को शामिल किया था आज़ादी की लड़ाई में, उन लोगों को इसी बात पर सहमत करके आज़ादी की लड़ाई में शामिल किया था कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो भारत के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम होगी जिसके अंदर जनता का शासन होगा। अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने भारत के लोगों को इसी आधार पर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल किया था। किसी भी समाज में लोगों की आकांक्षाएं अलग अलग और एक दूसरे के विपरीत होती है। ऐसे में लोगों के बीच टकराव को कम करने के लिए लोकतांत्रिक राजनीति की आवश्यकता होती है। किसी भी देश की अगर बात करें तो उसमें रहने वाले जो लोग हैं तो सबकी आकांक्षाएं भिन्न भिन्न होती है। और अगर आकांक्षाएं भिन्न है, अलग अलग है, तो लोगों के बीच टकराव होना एक आम बात है, सामान्य सी बात है। तो इन टकराव को कम करने के लिए जो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है हमारी लोकतांत्रिक राजनीति। और लोकतांत्रिक राजनीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बेसिक जो चीज होती है वो होती है इलेक्शन करवाना या चुनाव करवाना। तो लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फैसला करना है। लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधि का जो उद्देश्य होता है वो होता है जनहित का फैसला करना, यानी लोगों के लिए जो चीज आती है उसी आधार पर क्या किया जाए, फैसला लिया जाए, निर्णय लिया जाए और उस पर अमल करना होता है। और ऐसा होना भी जरूरी है, इसलिए हमारे नेताओं ने इसी रास्ते को चुनने का फैसला किया। कौन सा रास्ता? लोकतांत्रिक राजनीति का रास्ता, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का रास्ता। तो भारतीय जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो रहा था और
बनकर तैयार होने के बाद 26 नवंबर 1949 को क्या 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 किया जाता है, इसको अंगीकृत किया जाता है हमारी संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा इसको अंगीकृत कर लेती है और अंगीकृत करने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे देश में जो हमारा संविधान है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है और लागू हो जाता है। लेकिन उससे पहले 24 जनवरी यानी 2 दिन पहले जो हमारी संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने इसके ऊपर क्या किए थे, अपने हस्ताक्षर किए थे। और कुल 284 सदस्यों ने क्या किया था, हमारे संविधान के ऊपर जो है अपने हस्ताक्षर किए थे। और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान है वो लागू होता है। और इस समय देश का जो शासन थी वो अंतरिम सरकार चला रही थी। अंतरिम सरकार को कौन सी थी, तो अंतरिम सरकार वही थी जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्हीं ने ही आगे जाके हमारे देश के अंदर अंतरिम सरकार का क्या किया, कार्य किया। और अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में भी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन अब संविधान लागू हो चुका था और इसलिए इन नियमों को व्यवहार में लाने के लिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का गठन भी करना जरूरी था। अब संविधान को लागू किया जा चुका था, संविधान इंप्लीमेंट हो चुका था हमारे देश में। तो संविधान लागू होने के बाद जो सबसे जरूरी चीज थी वो थी हमारे देश में निर्वाचित सरकार। निर्वाचित सरकार यानी जिसके लिए जनता क्या करेगी, वोट के माध्यम से अपनी सरकार का चुनाव करेगी। इसलिए जो चुनाव कराना था वो हमारे देश की आजाद भारत के सामने सेकेंड चैलेंज थी। अब चुनाव कराना था, तो चुनाव कराने के लिए सबसे पहली बात क्या किया गया, हमारे देश के अंदर एक चुनाव आयोग का गठन होता है। चुनाव आयोग का गठन होता है और जो चुनाव आयोग होता है उसका गठन होता है 1950 में। और जो पहले चुनाव आयुक्त बनते हैं वो बनते हैं हमारे सुकुमार सेन। जो सुकुमार सेन है उनको पहले चुनाव आयुक्त बनाया जाता है और 1950 में क्या किया जाता है, चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। चुनाव आयोग का गठन किया जाता है और यही चुनाव आयोग क्या करेगा, हमारे देश के अंदर चुनाव कराने के लिए प्रमुख फैसले लेगा। इलेक्शन कमीशन इसको हम लोग बोलते हैं। तो चुनाव कराने के लिए जो हमारा चुनाव आयोग होता है उस चुनाव आयोग के सामने क्या क्या चुनौतियां निकलकर सामने आती है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चुनाव आयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो उभर कर सामने आती है। तो चुनाव आयोग के गठन के समय ऐसा लग रहा था कि देश का पहला जो आम चुनाव था 1950 में ही हो जाएगा। जब चुनाव आयोग का गठन होता है तो ऐसा लग रहा था कि चुनाव जो थे वो 1950 में ही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने जैसे जैसे अपने कदम आगे आगे बढ़ाए वैसे वैसे उनके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आती गई। लेकिन भारत के विशाल आकार को देखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना कोई एक आसान कार्य नहीं था। आकार में भारत बड़ा था, भारत की जनसंख्या भी काफी ज्यादा थी, तो इन सारी चीजों को देखते हुए भारत के अंदर एक चुनाव कराना कोई सामान्य घटना नहीं थी, कोई सामान्य बात नहीं थी। तो हमारा जो चुनाव आयोग होता है उस चुनाव आयोग को उसके सामने जो चुनौती आती है, जो कठिनाई आती है, जो परेशानी आती है, तो पहले परेशानी को हम लोग देखते हैं। पहली परेशानी क्या थी कि चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, मतदाता सूची तैयार करनी थी, जिसमें चुनाव आयोग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भाई चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन भी तो करना था, साथ ही साथ मतदाता जो वोटिंग लिस्ट होती है, मतदाता जो सूची होती है वो भी तैयार करनी थी। तो इसके अंदर चुनाव आयोग को काफी ज्यादा कठिनाई परेशानी का सामना करना। तो दूसरी परेशानी आती है वो मतदाता सूची के प्रथम प्रकाशन में यह देखा गया कि लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम जो थे वो लिस्ट में शामिल ही नहीं थे। 40 लाख महिलाओं के जो नाम थे वो चुनाव आयोग की जो वोटर लिस्ट होती है, जो मतदाता सूची होती है, उसके अंदर लोगों के नाम ही नहीं थे। और इन महिलाओं को अला की बेटी और फला की बीवी के नाम से जाना गया था। यानी महिलाओं के एकदम प्रॉपर जो नाम थे वो नाम थे ही नहीं। किसी को अला की बेटी और फला की बीवी के नाम से उनके नाम जो थे वो चुनाव आयोग की जो वोटिंग लिस्ट है उसके अंदर दर्ज थे। तो उस समय देश में 17 करोड़ मतदाता थे, जिनमें से 15% ही शिक्षित थे। 17 करोड़ मतदाताओं में से मात्र जो 15% जो वोटर्स थे वो ही क्या थे, लिटरेट थे, एजुकेटेड थे या फिर शिक्षित थे। इसी कारण से चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज्यादा चुनाव कर्मियों को क्या किया, प्रशिक्षित किया, ट्रेंड किया। चौथी जो चुनौती थी वो थी कि उस समय लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। जिस समय भारत में चुनाव करवाए जाने थे उस समय जो लोकतंत्र था वो केवल और केवल धनी देशों में था। इसके अलावा किसी भी अन्य देश के अंदर लोकतंत्र है वो नहीं था। और उनमें भी महिलाओं को मताधिकार नहीं था।
लोकतंत्र तो उन धनी देशों में था, लेकिन उन धनी देशों में महिलाओं को भी लोग वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन ऐसे में भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके क्या किया, एक चुनौतीपूर्ण कार्य किया। तो ऐसे में भारत में सार्वभौमिक मताधिकार पर प्रयोग करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, एक चैलेंजेस जो है वो एक टास्क था कि भाई किस प्रकार, क्योंकि भारत ने तो क्या किया, एक ही बार में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को क्या कर दिया, वोट देने का अधिकार दे दिया। जिसमें पहले आयु थी 21 वर्ष, लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन होता है तो आयु घटाकर कितनी कर दी जाती है, 18 वर्ष कर दी जाती है। तो अब हम देखेंगे कि जब पहले आम चुनाव होते हैं तो पहले आम चुनाव को लेकर अनेक प्रकार के जो लोग थे उनके उस आम चुनाव को लेकर अपने अपने अलग अलग मत थे, अपने अपने विचार थे। तो उन पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जो पहले आम चुनाव होते हैं तो पहले आम चुनाव के लिए अनेक प्रकार के जो लोग थे उनके क्या क्या विचार थे, यानी उन आम चुनाव को लेकर वो क्या सोचते थे। तो इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा था एक हिंदुस्तानी संपादक ने, यानी एक हिंदुस्तानी जो संपादक था, जो अखबार वगैरह छापते हैं, अखबार वगैरह जो छापते हैं, उसमें से वो एक व्यक्ति ने कहा था कि जो भारत के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है वो क्या है, इतिहास का एक सबसे बड़ा जुआ है। नेहरू जो सेकंड वक्तव्य है वो है कि भाई नेहरू अपने जीवित रहते यह देख लेंगे और पछताएंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार असफल रहा, और ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका जो थी उसने ये बात कही थी। यानी ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका छपती थी और उस पत्रिका ने यह कहा था कि नेहरू जी है, पंडित जवाहरलाल जो नेहरू है, वो अपने जीवित रहते देख लेंगे कि भारत के अंदर जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वो क्या रहा, असफल रहा। इंडियन सिविल सर्विसेज के एक अंग्रेज नुमाइंदे ने, जो इंडियन सिविल सर्विसेज है, इंडियन सिविल सर्विसेज है, उसका एक अंग्रेज नुमाइंदा यानी उस एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसने कहा था कि जो आने वाला वक्त बड़े विश्व में से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की बेहूदी नौटंकी देखेगा। यानी उसने भारत के अंदर होने वाले चुनाव को एक बेहूदी नौटंकी करार दिया, एक नाटक करार दिया। चलिए अब हम देखते हैं, प्रथम आम चुनाव से हम लोग अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार पहले आम चुनाव हुए और जो आम चुनाव थे उनका परिणाम किस प्रकार आया। और जो पहला आम चुनाव था उसके जो परिणाम थे वो बिल्कुल भी चौंकाने वाले नहीं थे, क्योंकि सबको पता था कि भाई इस आम चुनाव में जो है वो कांग्रेस ही जो है वो चुनाव जीतेगी और कांग्रेस ही सरकार बनाकर सामने आएगी। तो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए और चुनाव अभियान, मतदान व मतगणना में लगभग 6 महीने का समय लगा और औसतन एक सीट के लिए लगभग 4 उम्मीदवार जो थे उनके बीच प्रतिस्पर्धा थी। आधे से अधिक मतदाताओं ने अपना मतदान डाला, यानी 50% से प्लस 50% से प्लस क्या हुआ, प्लस क्या हुई, वोटिंग हुई, यानी 50% से ज्यादा क्या हुई, वोटिंग हुई। और चुनाव परिणामों को हारने वाले उम्मीदवारों ने निष्पक्ष भी माना, यानी जिन जिन उम्मीदवारों ने चुनाव हारा उन्होंने उस चुनाव के परिणाम को निष्पक्ष भी माना, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया था जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को देश के लिए जोखिम मान रहे थे। जो टाइम्स, जैसे ही चुनाव के परिणाम आए, चुनाव संपन्न हुए, तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसने ये लिखा था कि ये जो भारत के अंदर चुनाव हुए उन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के मुंह पर उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया है जो ये कहते थे कि भारत के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कभी भी सफल नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोगों को क्या दिया है, बखूबी अंजाम दिया है। यानी यानी हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा था कि भारतीय जनता ने विश्व इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में आज तक के जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के अंदर लोकतंत्र में सबसे बड़े प्रयोग को क्या दिया है, बखूबी अंजाम दिया है। एक बार में ही सब लोगों को क्या दे दिया, उसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देकर ये चीज प्रूव कर दी कि भारत के अंदर भी एक प्रकार से सही प्रॉपर्ली चुनाव हो सकते हैं और भारत भी आगे बढ़ सकता है। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ और अब यह कहना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी, अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। इतने दिनों तक ये माना जाता था कि भाई किसी भी देश में अगर गरीबी है, अशिक्षा है, वहां के लोग शिक्षित नहीं है तो वहां पे चुनाव नहीं करवाए जा सकते थे। लेकिन जैसे ही भारत के अंदर पहले आम चुनाव संपन्न हुए तो सब लोगों के सामने ये मिसाल बनकर सामने आने लगी कि भाई कैसे भी परिस्थिति हो देश के अंदर, अगर सही चुनाव करवाए जाए तो आम चुनाव करवाए जा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पहले जो 3 आम चुनाव होते हैं उसके अंदर कांग्रेस पार्टी का क्या रहता है, प्रभुत्व
रहता है। यानी कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व इन 3 आम चुनाव में रहता है। तो पहले 3 आम चुनाव में हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व। तो कांग्रेस को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत हासिल थी। यानी कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों था? क्योंकि कांग्रेस को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत हासिल थी। यानी आजादी की लड़ाई में कांग्रेस क्या थी? अग्रणी पार्टी थी। आजादी की लड़ाई के अंदर कांग्रेस की क्या थी? एक भूमिका थी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कांग्रेस का जो संगठन था वो पूरे देश में था। कांग्रेस पूरे देश में फैल रखी थी। कांग्रेस का संगठन पूरे देश में फैल रखा था। तो कांग्रेस का संगठन पूरे देश में था। और प्रथम लोकसभा चुनाव के परिणाम में कांग्रेस को 489 में से कितनी सीटें मिली? 364 मिली। यानी 489 सीट्स में से 364 सीट्स मिली किसको? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस चुनावी दौड़ में सबसे आगे भी रही और पूर्ण बहुमत के रूप में जो कांग्रेस थी वो चुनावी दौड़ में क्या रही? एकदम प्रॉपरली सबसे आगे रही। कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो साम्यवादी जो पार्टी थी, उसको मात्र 16 सीटें मिली और 16 सीटें हासिल करते हुए वो सेकंड नंबर पे रही। यानी सबसे बड़ी जो पार्टी उभर कर सामने आती है वो कांग्रेस और वही सत्ताधारी पार्टी बनती है। और दूसरी जो पार्टी बनती है सबसे बड़ी वो है कम्युनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादी पार्टी। लोकसभा के साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए और जिसमें भी कांग्रेस को क्या मिली? बड़ी जीत मिली। जब लोकसभा के चुनाव है उसके साथ साथ ही विधानसभा के चुनाव है और उन चुनाव में भी कांग्रेस को क्या मिलती है? एक बहुत बड़ी जीत मिलती है। त्रावणकोर, कोचिन, मद्रास, उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस को अधिकतर सीटें मिली। यानी कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर एक एक दो दो सीटों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में क्या मिलती है? कांग्रेस को पूरी पूरी सीटें प्राप्त होती है, पूर्ण बहुमत मिलता है। इस तरह राष्ट्रीय यानी पूरे देश के स्तर पर और प्रांतीय यानी राज्य के स्तर पर पूरे देश में किसका वर्चस्व हुआ? कांग्रेस का वर्चस्व हो जाता है। और जो प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ लेते हैं वो लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस ने अपनी स्थिति बरकरार रखी और कांग्रेस को क्या मिलता रहा? बहुमत मिलता रहा और उसे 3/4 सीटें मिली। थ्री फोर्थ सीट है उसको कांग्रेस को मिलती रही। तो पहले आम चुनाव में 1952 में होते हैं, 489 में से 300 सीटें कांग्रेस को मिलती है। दूसरे आम चुनाव 1957 में होते हैं जिसमें 494 में से 371 सीटें कांग्रेस को मिलती है। और जो तीसरा आम चुनाव होता है उस तीसरे आम चुनाव में 1962 में होते हैं और 494 में से 361 सीटें वो कांग्रेस को मिलती है। और तीनों ही आम चुनाव में कांग्रेस है वो पूर्ण बहुमत के साथ भारत के अंदर सरकार बनाती है। अब हम लोगों ने देखा कि भाई 3 चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व तो था, लेकिन वर्चस्व के पीछे कारण क्या था? यानी प्रभुत्व की प्रकृति के कारक क्या थे? कांग्रेस को ही जीत क्यों मिल रही थी? कांग्रेस को ही बहुमत क्यों मिल रहा था? उसके पीछे कुछ कारण है। तो कांग्रेस की असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में थी। कांग्रेस की असाधारण सफलता की जड़ें क्या थी? उसकी स्वाधीनता यानी आजादी की लड़ाई के संग्राम की विरासत में थी। यानी को जो कांग्रेस पार्टी थी वो क्या थी? राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर सबसे अग्रणी थी। यानी कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में या फिर एक उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन की उत्तराधिकारी पार्टी है। आजादी की लड़ाई में अग्रणी रहे नेता कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। यानी जो नेता आजादी की लड़ाई में सबसे आगे थे, आजादी की लड़ाई में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही या फिर कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही क्या कर रहे थे? चुनाव लड़ रहे थे। इसलिए जनता ने उन्हीं को ही क्या दिया? वोट दिया। कांग्रेस जो थी वो एक सुसंगठित पार्टी थी और जब अन्य जो दल थे वो अपनी रणनीति सोचते, चुनाव प्रचार के बारे में सोचते, तो जो कांग्रेस थी वो उससे पहले क्या कर देती थी? अपना अभियान शुरू कर देती। अनेक पार्टियों का गठन आजादी के समय और उसके बाद हुआ, इसलिए कांग्रेस को अव्वल तथा इकलौता होने का लाभ मिला। यानी कांग्रेस को अपना एकाधिकार होने का क्या मिला? लाभ मिला। आजादी के समय कांग्रेस के संगठन का नेटवर्क जो था वो स्थानीय स्तर पर पहुंच चुका था। यानी गांव गांव ग्रामीण स्तर पर भी कांग्रेस को बच्चे बच्चे के रूप में बच्चा बच्चा जो था वो कांग्रेस को जानने लगा था। यानी कांग्रेस का जो संगठन था वो ग्रामीण स्तर तक गांव गांव में पहुंच चुका था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हाल तक कांग्रेस का प्रभुत्व एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में था और उसकी प्रकृति सबको साथ लेकर चलने की थी। यानी कांग्रेस जो थी उसको उसकी जो प्रकृति थी वो सबको साथ लेकर चलती थी। यानी अपने भीतर वो प्रत्येक प्रकार की किसी भी प्रकार की विचारधारा को जो थी वो समाहित कर लेने में सक्षम थी, क्षमतावान थी। तो अभी तक हम लोगों ने देखे कांग्रेस की प्रभुत्व के प्रकृति के कारक। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
तो ये जो पैराग्राफ है यहाँ से एक सीधा क्वेश्चन बनता है कि भारत जो है वो एक एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व से गुजरा हो। ऐसे बहुत सारे देश है जो एक पार्टी के प्रभुत्व से गुजरे हैं, केवल भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व से गुजरा है। ऐसे अनेक सारे देश हैं जहां पर एक पार्टी का क्या रहा, प्रभुत्व रहा। तो भारत एकमात्र देश नहीं जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो, दुनिया के अन्य देश भी इस दौर से गुजरे, लेकिन भारत और अन्य देशों में एक बड़ा अंतर था। यानी भारत में एक दल के प्रभुत्व और अन्य देशों में एक दल के प्रभुत्व की प्रकृति में क्या था, काफी ज्यादा डिफरेंस था। अन्य देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। यानी अन्य देशों में जब एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ, एक पार्टी का शासन आया, तो उस पार्टी ने जनता से वादा किया कि हम लोग आपके देश में क्या लेके आएंगे, लोकतंत्र लेके आएंगे। जैसे कि चीन, सीरिया, क्यूबा के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश पर शासन करने की अनुमति थी। यानी वहां पर एक ही पार्टी का शासन था और उन पार्टियों ने कहा कि हम आपके देश में लोकतंत्र लेके आएंगे। यानी उन देशों में जो लोग एक पार्टी का जो प्रभुत्व कायम हुआ वो लोकतंत्र की शर्त पे कायम हुआ। म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य दबाव से कायम हुआ। यानी वहां पर सैनिक शासन का दबाव रहा। मेक्सिको, ताइवान, दक्षिणी कोरिया में भी एक पार्टी का प्रभुत्व था। लेकिन भारत का उदाहरण इनसे काफी अलग है, क्योंकि भारत में एक पार्टी का जो प्रभुत्व था वो लोकतंत्र की स्थितियों में कायम हुआ। यानी जनता बार बार कांग्रेस को ही जिता रही थी, जनता ही बार बार को क्या कर रही थी, कांग्रेस को वोट दे रही थी, इसलिए कांग्रेस को क्या मिल रहा था, कांग्रेस को बहुमत मिल रहा था। लेकिन वहां पर एक पार्टी का जो प्रभुत्व आया, उन पार्टियों ने जनता से वादा किया कि हम आपके लिए लोकतंत्र लेके आएंगे। लेकिन जब एक बार किसी देश के अंदर किसी एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हो जाता है तो उस पार्टी की जड़ों को मिटा पाना असंभव सा हो जाता है। भारत में निष्पक्ष चुनाव के बाद ही कांग्रेस जो थी वो चुनाव जीतती थी। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का प्रभुत्व भारत के उदाहरण से ही क्या है, मिलता जुलता है। जब दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन के अंदर जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसकी भी क्या थी, मुख्य भूमिका थी, इसलिए उसको भी क्या मिला, कांग्रेस की तरह। जब वो अफ्रीका के अंदर लोकतंत्र कायम हुआ तो उस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को बार बार क्या मिली, चुनाव में सफलता मिली। यानी उसी का ही प्रभुत्व कायम रहा। चलो, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसका एक उसी का ही प्रभुत्व था। तो उसके प्रभुत्व के पीछे हम लोगों ने कारण भी देखे। तो जो कांग्रेस पार्टी थी वो क्या थी, एक सामाजिक गठबंधन थी। यानी समाज के प्रत्येक समुदाय को, प्रत्येक तबके को अपने भीतर लेने की क्षमता, अपने साथ लेकर चलने की क्षमता कांग्रेस में थी। प्रत्येक प्रकार की विचारधारा को अपने साथ लेकर चलने की जो क्षमता थी वो कांग्रेस पार्टी में थी। इसलिए क्या था, कांग्रेस जो थी वो एक सामाजिक और एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। तो कांग्रेस की स्थापना के समय वह एक नव शिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का हित समूह थी। यानी जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उसके अंदर बेटा जो ज्यादा नुमाइंदगी होती थी वो नव शिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों के लोगों की थी। लेकिन 20वीं शताब्दी में इसमें एक नया जन आंदोलन का रूप लिया। लेकिन जैसे 20वीं शताब्दी आती है तो कांग्रेस किसमें आ जाती है, भारत की भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो जाती है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में जो है वो कांग्रेस शामिल हो जाती है। इसलिए कांग्रेस जो था वो एक जनव्यापी पार्टी बनी। और जैसे वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल होती है तो कांग्रेस एक जनव्यापी पार्टी बन जाती है, एक बड़े स्तर पर फैल जाती है। और राजनीतिक व्यवस्था में इसका जो प्रभुत्व है वो कायम होता है। और स्थापना के समय इसमें अंग्रेजीदा, उच्च जाति वर्ग और शहरी अभिजनों का बोलबाला था। यानी जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो इसमें अंग्रेजीदा किस्म के लोग, यानी फॉरेनर्स, उच्च वर्ग के लोग और शहरी जो लोग थे उन्हीं का ही प्रभुत्व था। लेकिन जैसे जैसे आजादी की लड़ाई में कांग्रेस की भूमिका बढ़ी और कांग्रेस की भूमिका का जो असर था वो कांग्रेस का सामाजिक आधार जैसे जैसे बढ़ा, उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को जगह मिली। और जैसे जैसे भाई कांग्रेस की भूमिका बढ़ी आजादी की लड़ाई में, उसका सामाजिक आधार बढ़ा, समाज का बच्चा बच्चा कांग्रेस को जानने लगा। तो आजादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन का रूप ले चुकी थी। और जैसे जैसे आजादी नजदीक आ रही थी, कांग्रेस जो थी वो एक सामाजिक और एक सतरंगी, यानी एक जो अपनी रेनबो है, एक रेनबो का जो है वो एक रूप ले चुकी थी, कौन, कांग्रेस।
और प्रत्येक जाति, वर्ग, धर्म, भाषा और अन्य हितों के आधार पर इसमें भारत की विविधता की झलक दिखाई देती है। यानी इसके अंदर जाति के आधार पर देख लो, चाहे वर्ग के आधार पर देख लो, चाहे धर्म के आधार पर देख लो, कांग्रेस के अंदर क्या थी, विविधता थी, डाइवर्सिटी थी, जो कि एक अलग ही अपने आप में मायने रखती थी। तो देखो, कांग्रेस एक विचारधारात्मक सामाजिक गठबंधन के रूप में मतलब क्या हुआ, कांग्रेस के अंदर समुदाय के या फिर समाज के प्रत्येक वर्ग का क्या था, बोलबाला था, प्रत्येक वर्ग की उसके अंदर भूमिका थी, हिस्सा था। अब देखो, कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में, कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप का मतलब होता है कि कांग्रेस के अंदर प्रत्येक प्रकार की विचारधारा के जो लोग थे वो शामिल थे। उनके बीच अगर मतभेद भी हो जाए तो कांग्रेस क्या कर लेती, आपसी बातचीत के जरिए उनके बीच मतभेदों को हमेशा वो समाप्त कर देती थी। तो कांग्रेस में किसी एक समूह ने अपनी पहचान को नहीं मिलाया, यानी किसी भी समूह ने, कोई भी व्यक्ति अगर उसकी किसी भी प्रकार की विचारधारा हो लेकिन वो शामिल रहा किसमें, कांग्रेस में, और अपने अपने विचारों को मानते हुए कांग्रेस के भीतर ही बने रहे, चाहे उनकी विचारधारा अलग थी लेकिन फिर भी वो किसके अंदर रहे, कांग्रेस में रहे। इस शर्त में कांग्रेस जो थी वो एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। कांग्रेस ने अपने भीतर क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और इसी प्रकार की अनेक विचारधाराओं को क्या कर लिया था, समाहित कर लिया था। और उनके बीच मतभेद होते हुए भी कांग्रेस क्या कर लेती थी, सबको एक साथ लेकर चलने की क्षमता रखती थी। आजादी से पहले अनेक संगठन और जो पार्टियां थी वो कांग्रेस में रहने की इजाजत थी। आजादी से पहले अनेक ऐसी पार्टियां थी जिनको कांग्रेस के अंदर रहने की क्या थी, इजाजत थी, यानी वो कांग्रेस के अंदर शामिल रहती थी। अब देखो, कांग्रेस की प्रभुत्व के प्रकृति के जो कारक हम लोगों ने देखे, फिर हम लोगों ने देखा कि भाई कांग्रेस जो थी वो एक सामाजिक गठबंधन के रूप में थी और एक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में थी, यानी समुदाय के प्रत्येक वर्ग का उसके अंदर प्रतिनिधित्व था, समुदाय के अंदर प्रत्येक विचारधारा का उसके अंदर प्रतिनिधित्व था। तो कांग्रेस क्या करती है, अपने गुटों में हमेशा तालमेल बना के चलती थी। तो कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने उसे असाधारण ताकत दी, यानी कांग्रेस का जो गठबंधनी स्वभाव था, यानी उसमें प्रत्येक समुदाय का हिस्सा था, प्रत्येक विचारधारा की जगह थी उसके अंदर, इसलिए कांग्रेस जो थी वो एक अतिवादी रूप अपनाने से बचती थी और उसमें संतुलन बनाकर चलती थी। अपने गठबंधन के स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति क्या थी, हमेशा सहनशील थी। यानी अपने गठबंधन के स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी, यानी गठबंधन कर लेती थी, किसी भी प्रकार का अगर मतभेद होता तो मतभेद को आपस में वो सुलझा लेती। कांग्रेस पार्टी के सामाजिक गठबंधन जैसे रुझान के कारण वे विभिन्न प्रकार के विश्वासों और दर्शनों को सहन करने में सक्षम थी, जिसने विपक्ष को मुश्किल में डाल दिया था। तीसरी बात यह थी कि पार्टी को छोड़ने के बजाय विरोधी विचार वाले समूह कांग्रेस के भीतर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में लगे रहते थे, यानी लोगों की अगर विचारधारा अलग अलग थी तो पार्टी के अंदर ही वो क्या करते, आपस में कंपटीशन करते, लेकिन वो पार्टी से अलग होने की नहीं सोचते। तो पार्टी के अंदर इन समूहों के नाम पर क्या रखे गए, गुट रखे गए, यानी पार्टी के भीतर ही क्या बन गए थे, अलग अलग समूहों के विचारों के हिसाब से, उनके वर्गों के हिसाब से, उनके हितों के हिसाब से क्या बन चुके थे, गुट बन चुके थे, जिनके अलग अलग लक्ष्य थे। और कांग्रेस के भीतर भी क्या थे, कई गुट थे। कांग्रेस के भीतर राजनीतिक लड़ाई के परिणाम स्वरूप ये सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल दोनों दलों के रूप में कार्य करती रही, जिसमें जिसमें गुटों ने कांग्रेस को क्या किया, संतुलित किया। इसी कारण भारतीय राजनीति में इस काल को कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना जाता है, यानी जो कांग्रेस का वर्चस्व का काल था, यानी जिन जिन चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला, कांग्रेस की भारी मात्रा में जीत हुई, और उसी कालखंड को हम लोग बोलते हैं कांग्रेस प्रणाली या फिर कांग्रेस सिस्टम। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार विपक्षी दलों का उदय होता है, और कांग्रेस जो है, और कांग्रेस की जो है वो अपने साथ अनेक अनेक प्रकार की विचारधाराओं को अपने साथ रखने की जो क्षमता है वो जैसे जैसे खत्म होती जाती है, जो विपक्षी दल है वो उनका क्या होने लग जाता है, उदय होने लग जाता है। तो भारत में 1952 में पहले आम चुनाव से पहले ही अनेक विपक्षी दल गैर कांग्रेसी दलों के रूप में अस्तित्व में आ गए थे। वर्तमान की लगभग सभी विपक्षी दलों की जड़ें 1950 के दशक में देखी जा सकती है, या फिर किसी न किसी पार्टी में खोजी जा सकती है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है बीजेपी, यानी जो भारतीय जनता पार्टी है। जब 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन होता है, भारतीय जनसंघ का गठन होता है, और जनसंघ से किसकी जुड़े हैं, बीजेपी की, जो कि कब होती है, 1980 में स्थापित होती है। और अगर मैं बात करूं जनसंघ, तो जनसंघ की भी कहीं ना कहीं जड़ें हैं वो आरएसएस में देखी जाती है, जिसकी स्थापना होती है 1925 में।
तो जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में केवल 1/3 प्रतिनिधित्व हासिल करने में सफल रहे। और इन दलों ने व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखा। कौन से दलों ने? जो भी विपक्षी दल थे उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के चरित्र को बनाए रखा। उन्होंने जो भी चुनाव है उन चुनाव को निष्पक्ष तरीके से माना, और अगर उनकी हार होती थी तो उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया। तो ये जो सत्तारूढ़ दल के नियंत्रण में रखने के लिए, सत्तारूढ़ दल को नियंत्रण में रखने के लिए सिद्धांतों पर आधारित आलोचना पेश करते थे। कौन करते थे? विपक्षी दल। कौन करते थे? विपक्षी दल। इन दलों ने देश को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं को भी तैयार किया। कौन से दलों ने? विपक्षी दलों ने देश के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं को तैयार किया, जिन्होंने भारत की तस्वीर को संवारने में क्या की? अहम भूमिका निभाई। शुरुआती वर्षों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच बहुत सम्मान था। यानी अंतरिम सरकार ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेताओं को भी किसमें शामिल किया था? कैबिनेट में शामिल किया था। यानी विपक्षी दल होते हुए भी कांग्रेस के बीच उनके साथ कभी भी इस प्रकार के मतभेद नहीं हुए कि दोनों आपस में बात ना करें। यानी वो विपक्षी दलों के लोगों को भी क्या करती थी? अपने साथ अपने मंत्रिमंडल में शामिल करती थी। तो इस चैप्टर की अगर निष्कर्ष की मैं बात करूं तो निष्कर्ष यह निकलता है कि जैसे जैसे हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस की जो प्रकृति है उसके अंदर बदलाव आने लगा। यानी वो जैसे जैसे अनेक प्रकार की विचारधाराओं को अपने साथ समेटने में, उनके साथ संतुलन बनाने में असफल रही, वैसे वैसे अनेक सारे विपक्षी दलों का उदय हुआ और कांग्रेस का वर्चस्व कम होता गया। तो इस प्रकार भारत में लोकतांत्रिक राजनीति का जो दौर था वो पहला अनोखा था। राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई कांग्रेस ने की थी, इसलिए विभिन्न समूह, वर्ग और हितों के लोग कांग्रेस की तरफ क्या हुए? अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए। कांग्रेस सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में उभरकर सामने आई, लेकिन कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में मुख्य भूमिका भी निभाई। इसी प्रकार कांग्रेस जो थी, और इसी कारण कांग्रेस जो थी उसको दूसरी पार्टियों की अपेक्षा क्या प्राप्त हुई? बढ़त प्राप्त हुई, और 3 चुनाव में उसको क्या मिली? भारी जीत मिली। सत्ता पाने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति और हित समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की जो क्षमता जैसे जैसे घटी, वैसे वैसे अन्य राजनीतिक दलों को महत्व मिलना शुरू हुआ, और एक दल के जो प्रभुत्व है, और या फिर एक दल की, या फिर हम कह सकते हैं कांग्रेस प्रणाली की धीरे धीरे क्या होने लगी? समाप्ति होने लगी। और इस प्रकार कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति के सिर्फ एक ही दौर में रहा, एक ही समय में रहा। जैसे जैसे उसकी प्रकृति के अंदर बदलाव आता गया, वैसे वैसे उसका प्रभुत्व भी कम होता गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, जो 3rd चैप्टर है हमारा, नियोजित विकास की राजनीति। यानी कि ये अपने भारत के सामने क्या थी? तीसरी चैलेंज थी या फिर तीसरी चुनौती थी, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो भारत है उसने किस प्रकार अपने आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना का जो सोवियत मॉडल को चूज किया और पंचवर्षीय योजना को चलाया, और मुख्य रूप से उसने कृषि और भारी उद्योगों पर क्या दिया? बल दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार मैं पुनः बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि ये जो नोट्स की PDF है वो आपको मिल सके। और जो आने वाला एग्जाम्स है, ईयरली जो एग्जाम्स है आपके 12th के, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।